Hello friends, welcome to Indra Civil Services. Let's go and begin NCERT with अनुज पटेल। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग देख रहे थे क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और इसके तहत हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके थे और आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे और देखेंगे दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसको लेके आप देखेंगे। इसमें क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है, लोकतांत्रिक राजनीति नाम है, भाग 1 है, क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। और इस टॉपिक से भी रिलेटेड आपको कुछ सूचनाएं चाहिए हो तो www.en.wikipedia.org www.britannica.com पे देख सकते हैं। भारत सरकार की साइट है www.india.gov.in पर भी देख सकते हैं। बाकी और भी साइटें आप देख लीजिए, ठीक है। आपको जो भी और जानकारी चाहिए हो तो ये आपके इंडेक्स है जिसमें हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। आज हम इसी चैप्टर पे चर्चा करेंगे। ये भारत की प्रियम्बल है उस संविधान की, इसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। और इसमें बता दें एक बार फिर कि इसमें जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो चीज़ें जुड़ी थी, संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, 3 वर्ड यहाँ जुड़े गए थे। और अखंडता, तो टोटल ये 5 वर्ड जोड़े गए थे। बाकी हम चीज़ें आपको क्लियर अबाउट बता चुके हैं। तो चलिए, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। अगर आपसे हम पूछें या हम खुद से पूछें कि लोकतंत्र क्या है, हम जिस देश में रहते हैं हम लोग उस देश में लोकतंत्र है, क्या वही लोकतंत्र दुनिया के अन्य देशों में है या किसी लोकतंत्र में कुछ समानता है या लोकतंत्र जैसा ही अन्य देशों में लोकतंत्र है। तो हम देखेंगे ये चीज़। आप देखेंगे लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए किया गया शासन, ऐसे कह सकते हैं। तो हम अपने लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि हमारे संसद भवन या जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस में वो हमारा प्रतिनिधि करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे लिए वो जो कोई भी नीतियाँ बनाते हैं वो लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसकी क्यों आवश्यकता है तो हम देख सकते थे कि जब हम लोग अपने देश से अगर चर्चा करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में जब अंग्रेजों द्वारा भारत अंग्रेजों के अधीन था तो क्या होता था, भारत के लोग अपने ढंग से अपने हिसाब से क्या काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। उन्हें ज़बरदस्ती कभी कभी बंधुआ मजदूर या गिरमटिया मजदूर या कह सकते हैं जो औपनिवेशिक शासन जो और कॉलोनियाँ थी वहाँ भेजा जाता था सरकार की तरफ काम करने के लिए। उन्हें खेतों में क्या उगाना है, ये कितना राजस्व इकट्ठा खेतों को देना होगा, ये सब अंग्रेज निर्धारित करते थे, ठीक है। आप नील बगान की खेती, बहुत सारे आंदोलन हुए, इसका स्वतंत्रता में काम करने की क्या क्षमता है, कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो लोकतंत्र में आपकी मांगों को सुना जाता है, आपको कानून बनाए जाते हैं, वो आपसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सरकार उन कानूनों का पालन करवाती है आपसे, लेकिन वो कानून आपके लिए ही होते हैं। अगर हम चर्चा करें आगे कि लोकतंत्र क्या है तो व्हाट इज लोकतंत्र में देखेंगे इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है, जिन्हें हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई बड़ी चीज याद कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे पिनोसे के अगर शासनकाल से पहले और बाद के चिले का शासन, ठीक है, पिनोसे के शासन से पहले लोकतंत्र था और बाद का शासन लोकतांत्रिक था। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने से बाद पोलैंड का शासन आप देखेंगे लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है, लोगों के लिए शासन होने लगा। और हम बात करेंगे एनाक्रूमा, जो कि घाना के एनाक्रूमा पंडित नेहरू के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और आप देखेंगे घाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहले क्या औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने वाला देश था, ठीक है। नेहरू की शासन के समय ही लगभग एनाक्रूमा ने भी अपने देश में आज़ादी पाई थी। और क्या एनाक्रूमा जो है
कह सकते हैं कि घाना के जो थे राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो आप देखेंगे कि नक्रुमा पंडित नेहरू के साथ अपने संबंधों में प्रगाढ़ता लाए थे, लोकतंत्र की बात करते थे। लेकिन नक्रुमा की सरकार, बाद में क्या होता है, नक्रुमा ने अपनी सरकार के शासन से अपने हित में अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति वहां चुनवा लिया और बन बैठे। तो घाना में कई दशकों बाद आंदोलन हुए, नक्रुमा की घाना क्या हुआ, सरकार चली गई। सभी सरकारों में कौन सी बात समान है, आप देखेंगे इस लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में विश्वास की भावना, लोगों के लिए शासन, जब राष्ट्रपति, जब कोई शासक लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र को अपने हिसाब से संशोधन करके अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने में लग जाता है, तो वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, हम ये भी देखेंगे। हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं, तो पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में नक्रुमा के बाद वाले शासन काल में इनमें क्या अंतर है, क्योंकि तीनों ही जगह क्या हुआ, लोकतंत्र था पहले, लेकिन बाद में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, एक तरीके से एक पार्टी का शासन शुरू हो गया। ठीक, आप देखेंगे पिनोशे के बाद फिर से चिले में शासन, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया का शासन स्थापित होता है, लोकतंत्र का फिर से बहाल हो जाता है। पोलैंड में जब आप देखेंगे, जब सोवियत संघ के बाद या कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था के अंत के बाद पोलैंड में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जन्म होता है, या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का फिर से निर्माण होता है। फिर इसके बाद आप घाना में देखेंगे, घाना में पहले लोकतंत्र, इसके बाद घाना में जब नक्रुमा के बाद फिर से जब नक्रुमा की सरकार जाती है, फिर से दोबारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होती है। आप देखेंगे इन सरकारों के देखेंगे, और इन सरकारों में म्यांमार के सैनिक शासन में क्या समानताएं हैं, हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। आपको चर्चा में जैसे बताया, पहली बात कि चिले में पिनोशे से शासन व्यवस्था में जब आयंदे की शासन व्यवस्था थी तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत थी। जब पिनोशे की शासन व्यवस्था आती है तो वो अलोकतांत्रिक हो जाती है, क्योंकि वो सैनिक शासन व्यवस्था थी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, इसी तरीके से आप देखेंगे पोलैंड में पहले गैर लोकतांत्रिक सरकार थी, बाद में क्या होता है, पोलैंड में जब आप सैनिक शासन या कम्युनिस्ट एक दलीय शासन व्यवस्था का जब अंत होता है तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म होता है। और इसी तरीके से हम घाना में देखेंगे, घाना जब देश स्वतंत्र होता है तो वहाँ नक्रुमा के काल में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनवाड़ या लोकतंत्र का निर्माण, लोकतंत्र के तहत वहाँ शासन व्यवस्था का निर्माण होता है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद घाना के राष्ट्रपति नक्रुमा क्या करते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संशोधन कर देते हैं, संविधान में खुद को आजीवन वहाँ का शासक घोषित कर लेते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये लोकतंत्र खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से वहाँ क्या होता है, आंदोलन, संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस तरीके से वहाँ फिर से घाना की नक्रुमा की सरकार का अंत होता है। नक्रुमा की सरकार के अंत होने के साथ ही फिर से लोकतांत्रिक सरकार का जन्म या निर्माण होता है। इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ये एक पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से ली है। पैलेस्टीन डेमोक्रेटिक चॉइस द मस्ट बी रिस्पेक्टेड। एक तो वहाँ भी लोकतंत्र की बात है कि हम सम्मान करते हैं डेमोक्रेटिक व्यवस्था का। दूसरा आप देखेंगे, फर्स्ट अफगानिस्तान पार्लियामेंट 3 डिकेड, 3 दशक बाद वहाँ ओपन लाइट सिक्योरिटी, मतलब आप देखेंगे टाइट सिक्योरिटी, एकदम कड़ी सुरक्षा में क्या होता है, पार्लियामेंट खुलती है 3 दशक बाद। ये क्या होता है, पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म होता है, फिर से पुनर्निर्माण होती है। इसी तरीके से आप नेपाल किंग की बात देख सकते हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं ये चीज़ को, तो इस चीज़ में देखेंगे, ठीक है। वाई वेट फॉर ए रिवोल्यूशन, आस्क भूटान किंग, ठीक है। आप रिवोल्यूशन की, भूटान के जो किंग हैं ये रिवोल्यूशन का क्यों इंतजार कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। इन्हें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का
जन्म यहाँ भी हो जाना चाहिए। और भूटान आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ चुका है, आप देखेंगे। ठीक है, परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी अगर हम देखेंगे, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस डेमोक्रेसी व्यवस्था, ठीक है, डेमोक्रेसी, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। आप देखेंगे अगर इस चीज को कि क्या सही है, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, और यही सही अर्थ है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग पर तंत्र हावी रहता है। ठीक है, तंत्र हावी रहता है। इसके बाद आपकी क्या राय है, जहां लोग पर तंत्र हावी रहेगा, तो आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं। आइए इस बारे में हम लिंक दो मैडम की, एक मैडम है जो बात करती हैं। उन्होंने पूछा है कि मैडम की बात को गंभीरता से लें, कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को ठीक ठीक परिभाषित लिखने की कोशिश करें। क्या कलम कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है कलम की, और उसे पेंसिल, ब्रश और हाइलाइटर या मार्कर अलग बताती है? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? आप लोकतंत्र का अर्थ समझने में, इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक सरल परिभाषा के तहत अगर देखें तो लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, साधारण सी परिभाषा है। आप देखेंगे यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, आप देखेंगे म्यांमार के सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। और आप देख रहे हैं जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है या भागीदारी नहीं होती है। वो क्या होते हैं, वो रिक्रूट किए हुए एक शासित व्यवस्था के तहत आए हुए लोग होते हैं और वो देश की सिर्फ रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। जब वो शासक बनकर आप पे शासन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के द्वारा चुने हुए शासक नहीं होते हैं। वो लोगों के बीच से आए हुए लोग नहीं होते हैं। लोगों के बीच से आए हुए मतलब लोगों से चुनकर आए हुए लोग नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो लोग लोगों के लिए काम नहीं करते निर्माण, लेकिन लोग उनके बनाए कानूनों की आलोचना नहीं कर सकते, उनके विरोध नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में वही सब लोकतंत्र अच्छा होता है जहाँ लोग सरकार का विपक्ष का होना, सरकार में एक विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का होना, लोगों द्वारा सरकार की नीतियों, पॉलिसीज पर आलोचना करना, ठीक है, किसी मुद्दे पर आंदोलन करना, ठीक है, लोगों के अधिकार के तहत हो, तभी एक अच्छा लोकतंत्र राष्ट्रवादी लोकतंत्र कहलाएगा। आप इसमें भी देखेंगे शासक के फैसलों से इसमें कोई भी भागीदारी नहीं होती। इसलिए म्यांमार की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। और हम क्या, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पोषक है वो इस चीज को नकार देगा। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। ठीक है, यही बात हमने अभी बताई थी कि म्यांमार के संदर्भ में पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव कौन नहीं करते, लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। जहाँ राजशाही लोग बैठे हुए थे, राजा के हैसियत से या किंगडम के तहत जो लोग शासन व्यवस्था में आते हैं उन पे भी लागू होती है। नेपाल के राजा की बात कर सकते हैं, सऊदी अरब के शाह के लोगों की शासक नहीं चुने होते हैं, बल्कि वे राज परिवार के जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिला हुआ होता है। आपको पिछले चैप्टर में ही अरब कंट्रीज के जो देश हैं उनमें क्या है, उनमें अभी भी किंगडम का कुछ अंश है जो राज परिवार से क्या है, जन्मजात उनके बेटे और वही वहाँ शासक बनते आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेपाल के राजा की, अब तो नेपाल में क्या है, नेपाल में अब चुनावी व्यवस्था, उनका अपना संविधान हो गया है, लोकतांत्रिक
प्रक्रियाओं का आगे तक बढ़ चुका है नेपाल। और ऐसा नहीं कि अरब में भी नहीं हुआ, अरब में अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, लोगों द्वारा चुनकर वहाँ का शासक अभी नहीं गया है, लेकिन वो लोगों अब लोगों को वोट देने का अधिकार, लोगों को चुनकर आने के अधिकारों में बढ़ोतरी करने लगे हैं। धीरे धीरे इन अरब कंट्रीज में क्या है, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन होने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, आप देखेंगे लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है, पर इस परिभाषा का उपयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर हम उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, फिर हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, पर लोगों का शासन हो जाने के बाद अगर जिन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है, लेकिन फिर लोकतंत्र में उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम बांग्लादेशी देश पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ धर्म और कट्टरपंथी हावी है। यहाँ आम आदमी अपनी बात को कहने के लिए, ठीक है, या तो धर्म के तहत बात कहे या किसी कट्टरपंथी संगठन का सहारा लेकर अपनी बात कहे। एक लोकतंत्र में एक व्यक्ति खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता, तो वहाँ लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सही मायने में क्या है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को मत देने के अधिकार के साथ साथ सरकार की आलोचना, एक विपक्ष का अच्छा, सरकार के में विपक्ष का होना अच्छा, और हर लोकतांत्रिक मूल्यों को होना। लोकतांत्रिक मूल्यों में हम उनके मूलाधिकारों की बात कर सकते हैं, मूलाधिकारों के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों की बात भी कर सकते हैं, तभी हम सही नतीजे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पहुंच सकेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि लोकतंत्र के किस नतीजे पर पहुंचे हैं। अब बात करते हैं समकालीन दुनिया में अगर हम हर सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, अगर हम ये देखते हैं कि खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं, इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। ये काम हम तब भी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और क्या करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्थाओं को जानें। तो कैसे होता है, ठीक, तो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं, जैसे पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ही हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो भी कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन एक पार्टी का शासन होना कैसे लोकतांत्रिक होना है। आप अपने यहाँ लोगों के लिए वेलफेयर कार्यक्रम चला रहे हैं, आप अपने यहाँ मीडिया पर पाबंदी लगाए हैं, तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कहाँ पालन कर रहे हैं। सही मायने में तो ये है आप जनता के बीच से चुन के आए, आपके यहाँ एक हायरार्की सिस्टम है वोटिंग राइट का, उसी के तहत आप में चले आते हैं। तो इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों में सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। तभी हम कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक शब्द को सावधानी समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अगर हम बात करें कि आप कहाँ पहुँचे क्या समझे के तहत, तो रबियागंज स्कूल स्कूल से घर गए लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को मैं जमा किया। इस बार उसने उन व्यक्तियों के कहने या लिखने वाले नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप इन्हें पढ़ें, बताएं उन व्यक्तियों की क्या अच्छी है, उपयोगी हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक, ठीक है, अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये क्या है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ठीक है, अपना शोषक यहाँ का कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना शोषक मतलब अपना स्वयं कह सकते हैं कि शोषक अपनी बात कहने का अधिकार है, या अपने आप को भीड़ तंत्र के तहत लोगों को अपने अधिकार दे देना, तो अपना शोषक कराने की बात है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, ठीक है, उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनना। ठीक है, सुनने के बाद आप देखेंगे
फिर व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, आप ये भी देख रहे हैं। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। आप ये भी जानते हैं लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी की। तो इस वीडियो को यहीं से रोक देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।